हेलो 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 हेलो, क्या हालचाल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त हैं। और प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? क्या क्लास 10th से क्या क्लास 11th हार्ड है या इजी है? समझ में आ गया होगा अब? तो चलिए, अब हम बनाते हैं हार्ड से इजी। बहुत सारे बच्चे ना, ये जो यूनिट एंड डायमेंशन जो चैप्टर दिख रहा है आपको पीछे, ये चैप्टर को बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं कि कोई इंपॉर्टेंस नहीं इसका। लेकिन मैं इसका इंपोर्टेंस ये बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पेड़ का टहनी जड़ पे टिका होता है ना, मजबूती से जड़ से बंधा होता है ना, उसी तरह से क्लास 11th का प्रत्येक चैप्टर, क्लास 12th का प्रत्येक चैप्टर ये यूनिट एंड डायमेंशन से मजबूत है। तो आप समझिए, अगर आप बेस नहीं पढ़ोगे तो ऊपर पढ़ के मजा नहीं आएगा। इसीलिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वो बच्चे जो प्योर बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वो बच्चे जो बच्चे जेईई मेंस या नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए, यानी कॉम्पिटेटिव के बच्चों के लिए ये लेक्चर सफिशिएंट होने वाला है। और आपका लेक्चर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके आएगा। जितने वीडियो सफिशिएंट होंगे उतने वीडियो प्रत्येक चैप्टर के आएंगे। और जिसमें आप लोगों को जो हार्ड लगता है ना, मैं कोशिश करूंगा आप इजी बनाने का। मैं इतना तो कोशिश जरूर करूंगा। तो चलिए, अब हम ये चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और पहले जानने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में एक्चुअल में पढ़ना क्या क्या है। तो इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, ध्यान देंगे। इस चैप्टर को दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक यूनिट और एक मेजरमेंट। यूनिट में आपको पढ़ना है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, फिर उसके बाद पढ़ना है डायमेंशन के बारे में। उसके बाद मेजरमेंट में आप आएंगे तो मेजरमेंट में आपको सिग्निफिकेंट फिगर मिलेगा, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। क्योंकि एक्चुअल में जब हम मेजरमेंट करते हैं ना, तो आज का टेक्निक ना एक्यूरेसी नहीं हो पाता है। क्योंकि आप गांव में देखेंगे तो वहां पे असुविधा होने के वजह से, जहां पे सुविधा नहीं है वहां पे मेजरमेंट करने का टेक्निक, अगर कोई मास यानी वेट मेजरमेंट करना है तो कहीं पे पत्थर ईंट डालकर उसको बराबर करके वहां पे देते हैं। यानी मेजरमेंट का टेक्निक अभी भी अच्छा नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी इलिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन आने वाला समय में ये सारे चीजें जब लिटरेसी हो जाएंगे तो अब पता चलेगा कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन होता क्या है। एरर, अभी हम लोग ना बहुत सारे मेजरमेंट करते हैं तो उसमें एरर कहीं ना कहीं मिस्टेक आती है। ठीक है, अगर किसी कपड़ा को 4 बार मेजरमेंट करेंगे तो 4 टाइम्स एरर आएगा ही। कुछ सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, कुछ बढ़ जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एरर, कि कितना एरर हुआ। तो ये सारे चीज हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी, यानी फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअल में हम किसको बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी है क्या। फिजिकल क्वांटिटी हम किसे बोलते हैं कि एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, कोई भी क्वांटिटी हो, अगर हम किसी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट के यूजिंग से, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करके अगर हम किसी क्वांटिटी को मेजरमेंट करते हैं तो वही होता है फिजिकल क्वांटिटी। कैसे, तो यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। अगर मान लीजिए कि हम लेंथ की बात करते हैं, लेंथ की बात करते हैं, लेंथ मेजरमेंट करने के लिए मुझे स्केल का रिक्वायरमेंट होगा। लेंथ मेजरमेंट करने के लिए मुझे स्केल का रिक्वायरमेंट होगा। तो हम कहेंगे कि लेंथ है ना, वो फिजिकल क्वांटिटी है। मुझे अगर मास, अगर हम मेजरमेंट करेंगे मास, तो मास मेजरमेंट करने के लिए मुझे वेइंग मशीन की आवश्यकता होती है। वेइंग मशीन की आवश्यकता होती है। जब वेइंग मशीन की आवश्यकता होगी तो मैं यहां पे बोलूंगा कि मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। थर्ड पॉइंट, अगर किसी का स्पीड मेजरमेंट करना है, स्पीड मेजरमेंट करने के लिए मुझे स्पीडोमीटर की आवश्यकता होती है। स्पीडोमीटर की आवश्यकता होती है, यानी इंस्ट्रूमेंट है, स्पीडोमीटर से क्या मैं मेजरमेंट कर सकता हूं, स्पीड। उसके बाद आता है यहां पे करंट।
करंट मेजरमेंट करने के लिए मुझे एमीटर की आवश्यकता पड़ेगी, एमीटर की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से जो क्वांटिटी हम मेजरमेंट कर सकते हैं उसी को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे वोल्टेज, वोल्टेज वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए वोल्ट मीटर की आवश्यकता पड़ेगी, वोल्ट मीटर की आवश्यकता पड़ेगी। उसी प्रकार से टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए थर्मोमीटर की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो भी क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए मुझे इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ता है, वो सारे क्वांटिटी को मैं फिजिकल क्वांटिटी बोलता हूं। जैसे अगर मैं समझाने की और कोशिश करूं, जैसे मान लीजिए कि इमोशन, इमोशन इमोशन किसी के प्रति मेरा इमोशन है, तो अपना इमोशन को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं, ना कि मेजरमेंट कर सकता हूं कि भाई मेरा इतना % इमोशन है किसी के प्रति। इसका मतलब किसी इमोशन को मेजरमेंट करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई टेक्निक नहीं है, यानी इमोशन आपका कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। जैसे लव, प्यार, किसी से हम प्यार करते हैं तो प्यार को एक्सप्रेस किया जाता है, ना कि मेजरमेंट करके बताया जाएगा कि तू हमरा से प्यार नहीं करते हो, देखो हम तुमसे 4 केजी प्यार करते हैं। ये चीज जो है ना हम सिर्फ एक्सप्रेस कर सकते हैं, अगला आदमी ये समझ सकता है, नहीं कि मेजरमेंट करके हम ये नहीं दिखा सकते हैं कि हम आपसे इतना प्यार करते हैं। यानी लव भी आपके पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अगर कोई बोलता है केयरिंग, ठीक है, रोना गाना सोना, ये सब के लिए ना मेजरमेंट करने की कोई इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये आपका फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये आपका नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको हम मेजरमेंट कर ही नहीं सकते, जिसको हम भाई मेजरमेंट कर ही नहीं सकते, वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी हो गया, ठीक है, जिसको हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, मेजरमेंट तो कर सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करते कैसे हैं, मेजरमेंट एक्चुअल में होता कैसे है, व्हाट इज मेजरमेंट। तो मेजरमेंट एक्चुअल में है क्या, इस चीज को थोड़ा सा समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। मेजरमेंट एक्चुअल में है क्या, तो मेजरमेंट एक ऐसा मेथड है, इट इज द मेथड ऑफ कंपेयरिंग। क्या है, कंपेयर करता है, एक मेथड है। मेजरमेंट एक कंपेयर करने का एक मेथड है। इट इज प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग हाउ लार्ज और स्मॉल फिजिकल क्वांटिटी। मतलब एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। हाउ लार्ज एंड स्मॉल, ये सिर्फ हम डिटरमाइन कर सकते हैं, हाउ लार्ज एंड स्मॉल, उसी को हम बोलते हैं मेजरमेंट। और मेजरमेंट करने के लिए हमें 2 चीज की आवश्यकता पड़ती है। पहला आवश्यकता पड़ती है यूनिट और दूसरा आवश्यकता पड़ती है मैग्नीट्यूड। पहला यानी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए 2 चीज चाहिए। क्या चाहिए, एक यूनिट चाहिए और एक मैग्नीट्यूड चाहिए। यानी फिजिकल क्वांटिटी को NU से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, NU से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें आपका N जो है ना, N आपका यहां पे मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड होगा, और आपका U जो है ना, U आपका यहां पे यूनिट होगा। बात यह है कि एक्चुअल में यूनिट होता क्या है, फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूनिट है क्या। तो यूनिट जो है ना, याद रखेंगे, यूनिट इज द स्टैंडर्ड रिफरेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी यूनिट जो है ना, वो किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये किस प्रकार का फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये कौन बताएगा, यूनिट।
मुझे कैसे पता चलेगा कि ये लेंथ ही है? कौन बताएगा? उसका यूनिट। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मास है? कौन बताएगा? यूनिट। यानी फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड रेफरेंस कौन होता है? उसका यूनिट। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम लिखते हैं तो हम लोग एन यू के टर्म में लिखते हैं। यानी आप ऐसे बोल सकते हैं जैसे 2 kg, तो 2 क्या है यहां पे? मैग्नीट्यूड, और केजी क्या है भाई यहां पे? यूनिट। इससे पता ये चल रहा है कि ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है? मास है। इसे ये पता चल रहा है। अगर मैं यहां पे लिख देता 2 मीटर, 2 मीटर, अब थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मैग्नीट्यूड यानी होता है ओनली नंबर, ओनली नंबर। बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं चल रहा हो कि मैग्नीट्यूड है क्या। ये जो नंबर है ना, ये नंबर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। यानी आप कह सकते हैं कि किसी भी मैग्नीट्यूड को इंट्रोड्यूस कौन कर रहा है? उसका यूनिट। ऐसे भी समझने की कोशिश करेंगे आप, जैसे 3 है। भाई 3 है क्या? 3 क्या है? नहीं समझ में आ रहा है। या 3 लेंथ है कि मास है कि टाइम है, कुछ नहीं पता चल रहा है। लेकिन जैसे ही मैं यहां पे केजी लगा देता हूं तो ये 3 का इंट्रोड्यूस हो जाता है कि 3 है क्या? तो 3 क्या है? मास है। समझे? यानी यूनिट जो है ना, मैग्नीट्यूड को भी इंट्रोड्यूस करने की काम करता है। यहां पे 2 मीटर, 2 मीटर क्या है भाई साहब? लेंथ हो गया। अगर मैं यहां पे बोलूंगा 3 आवर HR घंटा, तो ये क्या हो गया भाई? टाइम हो गया। तो ये सारे चीजें ना, टाइम को देखिए, टाइम को मेजरमेंट करने के लिए क्या चाहिए? क्लॉक, घड़ी चाहिए। घड़ी से ही टाइम मेजरमेंट होता है। तो टाइम भी क्या हो जाएगा? फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए क्या चाहिए? तो लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए चाहिए आपके पास स्केल चाहिए, मेजरमेंट हो गया। ठीक है। तो इस तरह से हम फिजिकल क्वांटिटी को एक्चुअल में मैं लिख सकता हूं। ऐसे मैं फिजिकल क्वांटिटी को लिख सकता हूं। अब थोड़ा सा समझाने की यहां पे मैं कोशिश करूंगा। अगर मान लीजिए कि फिजिकल क्वांटिटी आपका सेम है, फिजिकल क्वांटिटी यहां पे सेम है। सेम कहने का मतलब क्या है? एक इधर भी मास है और कन्वर्जन करने के बाद भी ये मास ही आता है। जैसे समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं यहां पे लिखता हूं 2 kg, 2 kg, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2000 ग्राम? 2 kg इक्वल टू कितना होता है? 2000 ग्राम। तो आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि भाई ये मैग्नीट्यूड है, यानी हम इसको N1 लिखेंगे तो ये यूनिट है, क्या है? U1 है। ये मैग्नीट्यूड है, इसको मैं लिखूंगा N2, तो ये ग्राम क्या है? यूनिट है। ये क्या लिखेंगे? U2। ऐसे लिख सकता हूं। तो ये आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि जो N1 है ना, यानी N2 है ना, वो ग्रेटर देन क्या है? N1 है। लेकिन दोनों मास ही है। ये भी मास है और ये भी मास ही है। यानी फिजिकल क्वांटिटी दोनों का सेम है, सिर्फ ये कन्वर्जन हुआ है कि ये 2 kg इक्वल टू 2000 ग्राम। N2 यहां पे बड़ा है और यहां पे ध्यान दीजिएगा कि U2, U यानी यूनिट इसका, केजी बड़ा होता है कि ग्राम? देखिए केजी बड़ा होता है ग्राम, तो केजी होता है बड़ा ग्राम से, यानी बड़ा यूनिट कौन है? केजी है। तो हम कह सकते हैं कि U1 इज ग्रेटर देन U2। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी का मैग्नीट्यूड, अगर सेम फिजिकल क्वांटिटी है और मैग्नीट्यूड कम है तो यूनिट बड़ा है, मैग्नीट्यूड ज्यादा है, सेमी फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए, मैग्नीट्यूड बड़ा तो यूनिट छोटा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल यूनिट। मैग्नीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल यूनिट। ये आप बोल सकते हैं, आप ये बात को बोल सकते हैं।
देखते हैं कि मैग्नीट्यूड जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, यूनिट का है। यानी अगर हमारा यूनिट बढ़ेगा तो उसका मैग्नीट्यूड, यूनिट बड़ा है तो उसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा। कब? जब अगर हम लोग कन्वर्जन करते हैं तब। लेकिन फिजिकल क्वांटिटी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक लेंथ है तो एक मास है, ऐसा नहीं, दोनों सेम होना चाहिए। यानी अगर आपका ग्राफ अगर इससे पूछा जाता है तो ग्राफ नॉर्मली आप ऐसे इसका बना सकते हैं, एन और यू का आपका ग्राफ ऐसा बनेगा। यानी एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल यूनिट, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। अगर एन बड़ा है तो यूनिट छोटा है। देखिए यहां पे क्या है भाई, यहां पे एन इतना बड़ा है तो यहां पे क्या है, यूनिट छोटा है। यूनिट छोटा है। आपका यूनिट यहां पे बड़ा है तो एन भाई आपका छोटा हो जाएगा। यहां पे एन आपका छोटा हो जा रहा है, यानी यूनिट बड़ा तो मैग्नीट्यूड छोटा, मैग्नीट्यूड बड़ा तो यूनिट छोटा। इस चीज को आपको याद रखना होगा। ये कब ऐसा होगा? जब फिजिकल क्वांटिटी सेम होगा तब। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी का टाइप को समझते हैं, यानी क्लासिफिकेशन समझते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन को अगर मैं देखता हूं तो फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई किया गया है दो वे से। पहला, बेसिक ऑन द डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन के बेस पे। नेक्स्ट, बेसिक ऑन द डिपेंडेंसी, यानी डिपेंडेंसी के बेस पे, डायरेक्शन के बेस पे और डिपेंडेंसी के बेस पे। डायरेक्शन के बेस पे और डिपेंडेंसी के बेस पे फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई किया गया है। और डायरेक्शन के बेस पे दो तरह का फिजिकल क्वांटिटी होता है, एक स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। एक होता है यहां पे वेक्टर क्वांटिटी, एक आपका स्केलर क्वांटिटी और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं डिपेंडेंसी के बेस पे चलता हूं तो डिपेंडेंसी के बेस पे दो तरह का फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, और एक होता है डेराइव्ड क्वांटिटी। और एक और क्वांटिटी आप पढ़ेंगे, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी एक पढ़ेंगे आप क्वांटिटी इसमें। लेकिन डिपेंडेंसी के बेस पे आपका दो ही प्रकार का क्वांटिटी होती है। डिपेंडेंसी के बेस पे आपका दो ही प्रकार का क्वांटिटी होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी और एक डेराइव क्वांटिटी। फंडामेंटल को हम बेस क्वांटिटी के भी नाम से जानते हैं, बेस क्वांटिटी के नाम से भी हम जानते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी को हम बेस क्वांटिटी के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, अब समझते हैं। सब ये ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका है ना, यानी बेसिक ऑन डायरेक्शन, ऑन द डायरेक्शन, ये एक सेपरेट, इसका एक चैप्टर में लेके आऊंगा जिसमें आपको स्केलर और वेक्टर के बारे में कंप्लीटली बताऊंगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में मुझे
स्केलर और वेक्टर के बारे में नहीं पढ़ना है, इसके लिए अलग एक चैप्टर मैं बनाऊंगा और उस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ना है। लेकिन मुझे बेसिक ऑन द डिपेंडेंसी के बेस पे आपको 3 तरह का फिजिकल क्वांटिटी को यहाँ पे पढ़ना है, फंडामेंटल, डेराइव और सप्लीमेंट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बेस्ड ऑन द देयर डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी के बेस पे फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी को समझने की कोशिश करते हैं। अ सेट ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटी विच आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ईच अदर, मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी का सेट बनाया गया और उस सेट में बताया गया कि कुछ हम लोगों ने कुछ फिजिकल क्वांटिटी को रख रहा हूं और ये फिजिकल क्वांटिटी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो कि किसी पे डिपेंड नहीं है, यानी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, किसी पे डिपेंड नहीं है। और ये भी बताया गया कि इस फिजिकल क्वांटिटी से, एनी फिजिकल क्वांटिटी से आपका जो अदर क्वांटिटी बनेगा उसका नाम दिया गया डेराइव क्वांटिटी। ठीक है, जैसे समझने की कोशिश करेंगे कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है ना, ये 7 प्रकार के होते हैं। कितने तरह का बताया गया? 7 प्रकार का फिजिकल क्वांटिटी बताया गया और इसका यूनिट है, इसका ये सिंबल है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी और इसी फंडामेंटल क्वांटिटी पे अदर क्वांटिटी बेस है। जैसे मैं स्पीड की बात करूं तो किस पे बेस्ड है? फंडामेंटल पे। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं किस पे बेस्ड है? तो यही 7 पर किन्हीं न किन्हीं पे बेस्ड है। ठीक है, तो आपके पास 7 प्रकार का फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, आपको इसे याद रखना होगा। सबका सिंबल यहां पे दिया हुआ है, मीटर, केजी, सेकंड, केल्विन और एम्पियर, कैंडेला, मोल। ये सारा चीज आपको यूनिट का यानी सिंबल दिया हुआ है, ये यूनिट है इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं डेराइव फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं। तो अ क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी। कह रहा है कि डेराइव क्वांटिटी वही होता है जो फंडामेंटल क्वांटिटी से एक्सप्रेस किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं डायरेक्टली कि डेराइव क्वांटिटी डिपेंडेंट क्वांटिटी है किस पे? फंडामेंटल क्वांटिटी पे। कुछ इसका एग्जांपल देखने की कोशिश करेंगे, कुछ इसका एग्जांपल देखेंगे डेराइव क्वांटिटी का। डेराइव क्वांटिटी का कुछ एग्जांपल हम लोग देखेंगे यहां पे। जैसे एग्जांपल समझिएगा, स्पीड। स्पीड क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। और डिस्टेंस को एक्चुअल में मैं बोलता हूं लेंथ, लेंथ बाय टाइम। अब ध्यान दीजिएगा, लेंथ किस में आता है? फंडामेंटल में। टाइम किस में आता है? फंडामेंटल में। यानी स्पीड किससे बना? स्पीड किससे बना? फंडामेंटल से। इसीलिए स्पीड कैसा क्वांटिटी हो जाएंगे? डेराइव क्वांटिटी। अगर मैं इसका यूनिट लिखने की बात करूं तो मीटर बाय सेकेंड, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड। अगर मैं फोर्स की बात करता हूं या फिर वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। देखिए ध्यान दीजिएगा, या डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो या आर्क हो या सरकमफ्रेंस हो या पेरीमीटर हो, ये सारा लेंथ का ही नाम है। अलग अलग शेप में हम अलग अलग तरीके से जब लेंथ का मेजरमेंट करते हैं तो उसका अलग अलग नाम यूज किया गया है, सब लेंथ ही है।
तो हम डिस्प्लेसमेंट को भी क्या बोल सकते, लेंथ, लेंथ बाई टाइम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई, लेंथ और टाइम, वेलोसिटी किस पे डिपेंड है, लेंथ और टाइम। तो लेंथ क्या है, फंडामेंटल, टाइम क्या है, फंडामेंटल, इसका भी यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद आते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी वेलोसिटी बाई टाइम, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। भाई जब वेलोसिटी ही फंडामेंटल पे डिपेंड है तो एक्सेलरेशन भी फंडामेंटल पे डिपेंड होंगे। तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर बाई सेकेंड, बाई टाइम का भी सेकेंड, तो इसको मैं लिख सकता हूं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ऐसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आता है फोर्स की बात करते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का होता है केजी यूनिट और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये फोर्स का हुआ। उसी प्रकार से अगर मैं यहां पे और का लिखूं, मोमेंटम का, मोमेंटम का, तो यहां पे मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, यानी एम भी। तो मास का क्या होता है केजी, इसका वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, ऐसे लिख सकता हूं। अब यहां पे आता है एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच। एम होता है मास, जी मतलब होता है ग्रेविटी, ग्रेविटी को ही हम लोग एक्सेलरेशन से बात करते हैं, एक्सेलरेशन को ही ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, और यहां पे एच होता है हाइट, तो क्या हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एम, यानी क्या हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई करेंगे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम डेराइव फिजिकल क्वांटिटी का एक यूनिट हम फंडामेंटल पे डिपेंडेंट जो है उस सारा का हम निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब ये सारे यूनिट का, ये सारे यूनिट का अब हम इसी यूनिट का पढ़ेंगे सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ, यानी एक इसी यूनिट का पढ़ेंगे हम लोग आगे सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में। तो उसके बाद अब आते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होता क्या, इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में थोड़ा सा डिफरेंस को समझते हैं कि जो प्लेन एंगल होता है वो 2D के लिए होता है और जो 3D के लिए जो होता है एंगल उसे हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, पहला चीज प्लेन एंगल की अगर हम बात करेंगे तो प्लेन एंगल में क्या होता है कि इसका जो यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट इसका होता है रेडियन, रेडियन होता है, जो कि पाई फॉर्म में होता है, पाई फॉर्म में होता है, या फिर किसी के पावर ए के पावर डैश लगा रहता है या सी लगा रहता है, उसे हम बोलते हैं रेडियन का फॉर्म। ठीक है, ये 2D कहने का मतलब है कि अगर मैं यहां पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, एक यहां पे सर्कल लेता हूं, तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या है भाई, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये सेंटर हो गया और सेंटर से ये क्या हो गया, रेडियस हो गया, ये सेंटर से क्या हो गया, रेडियस हो गया, और इसी को हम लोग बोलते हैं, ये आपका क्या है, आर्क है, ये क्या है, आर्क है। ये जो लेंथ हुआ ना, इसी लेंथ को हम क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे। ठीक है, और इसके बीच जो एंगल होता है थीटा, इसी एंगल का नाम होता है प्लेन एंगल।
प्लेन एंगल। रेडियस क्या है इसका, आर है। तो प्लेन एंगल यानी थीटा का फॉर्मूला होता है आर्क बाय रेडियस। आर्क बाय रेडियस ये थीटा का फॉर्मूला होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं, ये वाला जो है ना, ये आपका क्या कहलाता है, इसी को हम बोलते हैं आर्क, आर्क बाय रेडियस। और ये एंगल का हमेशा यूनिट यूज करेंगे आप लोग, ये एंगल का यूनिट क्या यूज करेंगे, रेडियन। इन रेडियन में हमेशा इसका यूनिट यूज करना है, रेडियन में। ठीक है, इसका हमेशा यूनिट क्या यूज करना है, रेडियन में। कभी कभी बच्चे को प्रॉब्लम्स थोड़ा सा आती है, क्योंकि जो बच्चे ऐसे जो मैथ्स के बच्चे हैं उन्हें तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, लेकिन जो बायोलॉजी के बच्चे हैं उनको मैं थोड़ा सा समझाने का कोशिश करता हूं। यहां पे अगर डिग्री से अगर आपको रेडियन बदलना होगा, डिग्री से अगर रेडियन में आपको बदलना होगा, तो क्या करना है कि डिग्री में पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। उसी प्रकार से रेडियन से डिग्री बदलना होगा, तो उसमें यानी रेडियन में 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 180 बाई पाई से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका डिग्री में आंसर आ जाएगा। अगर डिग्री से रेडियन बदलना है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रेडियन आ जाएगा। जैसे आपको एक एग्जांपल समझाते हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि 60 डिग्री है और 60 डिग्री को मुझे रेडियन में बदलना है, तो 60 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए मैं क्या करूंगा कि 60 को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहां पे हो जाएगा, ये कटेगा यानी 3 आ जाएगा, तो पाई बाई 3 हो गया। तो ये हो गया रेडियन। यानी आपका जो ये एंगल होगा ना, वो आपका रेडियन में ही यूज होना चाहिए। अगर वो डिग्री में दिया रहेगा तो उसे रेडियन में आप लेके आइए। ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप जब भी ये फॉर्मूला यूज करेंगे ना, तो उसका वैल्यू रेडियन में ही आंसर आएगा। ठीक है, उसका वैल्यू क्या होगा, रेडियन में ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसका यूज से आप इसका ही लेंथ आप निकाल सकते हैं, इसका लेंथ आप निकाल सकते हैं। जैसे आप कॉमन सेंस लगाइए, थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस लगाइए कि कंप्लीट सर्कल का एंगल कितना होता है, 2 पाई। कंप्लीट सर्कल का एंगल कितना होता है, 2 पाई। तो ये हो गया थीटा, ये थीटा हो गया। अब मुझे ये आर्क टोटल कंप्लीट निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है कि आर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, आर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इंटू रेडियस। रेडियस, ये एंगल किस में है, रेडियन में है, तो डायरेक्ट हम यहां पे पुट करेंगे 2 पाई इंटू रेडियस कितना आर है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर, ऐसे। ठीक है, तो ये आपका जो निकल के आया ना, ये आपके पास आ गया, यानी सर्कल का सरकमफ्रेंस। तो आप यहां पे इस प्रकार से यूज करके भी निकाल सकते हैं। और ये जो आपका प्लेन एंगल होता है ना, वो सिर्फ 2D के लिए ही यूज होता है। ठीक है, अब आगे की ओर अगर हम चलेंगे, सॉलिड एंगल की बात करते हैं। सॉलिड एंगल की बात करते हैं, सॉलिड एंगल की बात करते हैं, तो इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन, जिसको हम स्टेरेडियन के नाम से जानते हैं। स्टेरेडियन, इसका यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन होता है, जो कि इस तरह से हम इसका सिंबल दिखा सकते हैं। ये जो है ना, ये 3D के लिए है। जैसे मैं फिगर बनाता हूं, यहां पे ध्यान देंगे, ये 3D डायमेंशन के लिए है। यहां पे जो एंगल होगा ना, ये आपका एंगल है सॉलिड एंगल, ये एंगल है आपका यहां पे सॉलिड एंगल। और इसमें जो भी एरिया होगा, ये देखिए, ये आपको जो एरिया दिख रहा है ना,
ये आपका क्या है भाई, ये आपका क्या है, ये एरिया है, ये क्या एरिया है, और यहां से यहां तक का ये क्या है, रेडियस है। और इस थीटा का अगर मैं फॉर्मूला निकालूं तो ये थीटा का फॉर्मूला होता है एरिया बाई रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब मैं किसी का भी कैसे निकाल सकता हूं, यानी इसका थीटा कैसे निकाल सकता हूं, तो देखने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर है, ठीक है, ये हेमिस्फीयर है, ये दिख रहा है हेमिस्फीयर है, ठीक है, और इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। हम इसमें सॉलिड एंगल निकालना चाहते हैं कि इसका सॉलिड एंगल क्या होगा, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, एरिया बाई रेडियस का स्क्वायर। एरिया कितना है इसका, 2 पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये खत्म हो जाएगा तो यहां पे क्या होगा, 2 पाई स्टेरेडियन आंसर आएगा, स्टेरेडियन, 2 पाई स्टेरेडियन आंसर आएगा। ठीक है, किसका, हेमिस्फीयर का। उसी तरह से अगर हम इसका निकालने की कोशिश करें, स्फीयर का निकालने की कोशिश करें, यह स्फीयर है, उसी तरह से अगर मैं इस स्फीयर का निकालने की कोशिश करूंगा तो स्फीयर का एरिया जो होता है ना, इसका जो एरिया होता है ना, इसका एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका रेडियस आर है, 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें थीटा क्या हो जाएगा भाई, यानी 4 पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, खत्म। यानी इसका सॉलिड एंगल हो जाएगा 4 पाई स्टेरेडियन। ठीक है, तो आप इस तरह से सॉलिड एंगल आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे का टॉपिक होता है सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट, पहले के जमाने में जैसे गांव में लोग ना मेजरमेंट करने का टेक्निक अलग अलग यूज करता था। पहले खेत का नापाई होता था डंडा से, ठीक है, लोग बोलता था 4 डेग खेत है, 5 डेग, मतलब ऐसे चलता था, 2 डेग 3 डेग ऐसे बोलता था। लेकिन जैसे जैसे इंप्रूवमेंट होने लगा वैसे वैसे हमें मेजरमेंट करने का यूनिट बदलना शुरू हो गया। तो उसी तरह से यहाँ पे सिस्टम ऑफ यूनिट की बात किया है तो सबसे पहला यूनिट है एफपीएस। एफपीएस को हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी एफपीएस आपका क्या है भाई साहब, फुट पाउंड सेकेंड, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। इन दिस सिस्टम में यह सिस्टम क्या है, ध्यान दीजिएगा, एफपीएस क्या है, एफपीएस क्या है, यहां पे लेंथ, मास, टाइम। यानी एफपीएस सिस्टम क्या है, इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा। जब हम लेंथ को मेजरमेंट उस समय करते थे तो उसका मेजरमेंट होता था फुट में, ठीक है, मास का मेजरमेंट होता था पाउंड में, और टाइम का होता था सेकेंड में। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक और सिस्टम आता है, एफपीएस के बाद आता है सीजीएस सिस्टम, जिसका नाम है गॉसियन सिस्टम। इसमें क्या है, सीजीएस सिस्टम में आपको क्या दिखने को मिलेगा कि लेंथ उस समय मेजरमेंट होता था सेंटीमीटर में, मास मेजरमेंट होता था ग्राम में, और टाइम मेजरमेंट होता था सेकेंड में। उसके बाद एक और यूनिट आता है, मतलब जैसे जैसे इंप्रूवमेंट होने लगा, जैसे जैसे लोगों की आवश्यकता पड़ने लगी कि हम एफपीएस में मुझे मेजरमेंट करने में बहुत दिक्कत आ रही है, वैसे वैसे इंप्रूवमेंट
लाना शुरू हो गया। फिर उसके बाद एमके सिस्टम को बिजनेस सिस्टम के भी नाम से जानते हैं। ये जो बिजनेसमैन लोग हैं ना, उन लोग के लिए बहुत दिक्कत होता था छोटी छोटी यूनिट में मेजरमेंट करके व्यापार करना। उसके बाद ये एमके सिस्टम लाया गया। ये सिस्टम में क्या लाया गया है, ध्यान दीजिएगा, इस सिस्टम में ये बदलाव लाया गया है कि सेंटीमीटर, जैसे लेंथ का मेजरमेंट होना शुरू हो गया मीटर में, मास का मेजरमेंट होना शुरू हो गया केजी में, और टाइम का मेजरमेंट जो था वो सेकंड में ही रहा। उसके बाद एमके सिस्टम पे ही और अच्छा करके उसे लाया गया यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी उसी को बदलाव किया गया, एमके सिस्टम को और इंप्रूव किया गया। तब भी लोगों को एमके सिस्टम में परेशानी आता था। उसके बाद एमके सिस्टम को ही चेंज किया गया, उसी को इंप्रूवमेंट किया गया। उसके बाद लाया गया एसआई सिस्टम यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इसलिए लाया गया ताकि हर एक कंट्री के लोगों को कोई परेशानी ना हो। अगर हम फोर्स का यूनिट इंडिया में अगर मैं न्यूटन बोलूंगा तो यूएस के लोग भी उसे न्यूटन ही बोलेंगे। तो ये इंप्रूवमेंट लाया गया, ठीक है। उसके बाद इसे एसआई सिस्टम में बनाया गया। चौथा क्या है, एसआई यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इस तरह से चेंज किया गया। जैसे एग्जांपल, जैसे हम फोर्स का न्यूटन यूज करते हैं तो न्यूटन हर एक जगह यूज होगा यूनिट। उसी प्रकार से पावर का जूल यूज करते हैं तो जूल हर एक जगह यूज होगा, ठीक है। उसी प्रकार से, ठीक है। तो ये है आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यानी एसआई सिस्टम, ठीक है। जो हमारे यहां यूज किया जाएगा वो कहीं और सेम यूनिट यूज किया जाएगा। तो इसी को बोला गया। और इसको क्या किया गया भाई, तो एमके सिस्टम को ही बेहतर किया गया है। बस इतना ही आपको समझना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे कि ये लाइट ईयर एक्चुअल में होता क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, पार्सेक क्या होता है, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे इसके हिसाब से समझते हैं। जैसे ये आपका क्या है भाई, ये सन है, ये सन है और ये अर्थ है, ये आपका अर्थ है। सन के द्वारा यानी सन के द्वारा एक साल में कितनी दूरी प्रकाश ट्रेवल किया जा रहा है, सन के द्वारा एक साल में कितना प्रकाश ट्रेवल किया जा रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर। तो लाइट ईयर किसको बोलते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल लाइट इन 1 ईयर, इन 1 ईयर बाय सन। सन के द्वारा एक साल में कितना लाइट ट्रेवल किया जा रहा है, कितना दूरी लाइट ट्रेवल किया जा रहा है, उसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर। यानी लाइट ईयर क्या है, एक डिस्टेंस है। और सन यानी लाइट का स्पीड कितना होता है, लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि याद रखिएगा डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो आप इसे आराम से इसे बना सकते हैं स्पीड इनटू टाइम, यानी स्पीड का वैल्यू रखिए और टाइम सेकंड में कर दीजिए। टाइम को क्या करना होगा, सेकंड में करना होगा। जैसे ऐसे कोशिश करेंगे 3 × 10⁸ इंटू टाइम 365 दिन, 365 दिन में 24 घंटा होता है, 24 आवर। 24 आवर में कितना होता है भाई, 24 आवर हो गया, ठीक है। 1 घंटा में 60 मिनट्स,
और 60 मिनट 60 सेकेंड, यानी अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका वैल्यू आएगा, ये आपका वैल्यू आएगा, ये आपका वैल्यू आएगा। तो यही होता है लाइट ईयर, ठीक है। यानी सन के द्वारा, यानी सन के द्वारा एक साल में अपना प्रकाश को कितना दूरी तक ट्रेवल करा रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं 1 लाइट ईयर। यानी एक्चुअल में ये लाइट ईयर क्या है, तो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस का एक यूनिट है लाइट ईयर, डिस्टेंस का यूनिट है लाइट ईयर। अब यह बात आता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसको बोलते हैं, जैसे हम यहाँ पे बनाते हैं सन और यहाँ पे बनाते अर्थ, अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं 1 AU, यानी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू होता है 1.5 इंटू 10 के पावर 11 मीटर, इसी को हम बोलते हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये क्या होता है, 1.5 इंटू 10 के पावर 11 मीटर, ठीक है। उसके बाद आता है पार्सेक। ये पार्सेक एक्चुअल में क्या है, जैसे मान लीजिए कि हम किसी कोना में ऐसे हो जाते हैं और दोनों को देखते हैं, तो दोनों को जब देखेंगे तो दोनों पे मेरा एक एंगल बनेगा। मान लीजिए कि हम यहां पे रहेंगे, तो यहां से एक ऐसे जाएगा और एक ऐसे लाइन हम खींचेंगे ऐसे, ठीक है। अगर इसके बीच मेरा 1 सेकेंड का एंगल बनता है, कितना सेकेंड का, 1 सेकेंड का, क्योंकि 1 डिग्री बराबर, ध्यान दीजिएगा, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट्स एंगल होता है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट्स एंगल होता है, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड एंगल होता है। तो ये क्या है भाई साहब, ये एंगल बहुत छोटा होता है, ये सेकेंड में मिनट में भी एंगल होता है, यानी बहुत छोटा एंगल होता है। तो कहने का मतलब एकदम छोटा जब एंगल बनता है, यानी 1 सेकेंड का अगर यहां पे एंगल बनता है, तो जहां से ऑब्जर्वर देख रहा है और यहां तक का बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं 1 पार्सेक, 1 पार्सेक बोलते हैं। तो यही होता है 1 पार्सेक, यही होता है 1 पार्सेक, ठीक है। कुछ कुछ आपको इंपोर्टेंट चीज याद रखना होगा। क्या इंपोर्टेंट याद रखना होगा, कि एक एंगस्ट्रम का वैल्यू याद रखना होगा। एक एंगस्ट्रम होता है 10 के पावर -10 मीटर। एक मिलीमीटर आपको याद रखना होगा, 1 मिलीमीटर इक्वल टू होता है 10 के पावर -3 मीटर। एक माइक्रोमीटर याद रखना होगा, म्यू माइक्रोमीटर, ये होता है 10 के पावर -6 मीटर। एक नैनोमीटर आपको याद रखना होगा, ये होता है 10 के पावर -9 मीटर। एक आपको याद रखना होगा, एक पिकोमीटर याद रखना होगा, ये होता है 10 के पावर -12 मीटर। तो ये चीज आपको याद रखना होगा, ये चीज आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना होगा, ठीक है। कुछ चीजें मैं यहां पे बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। कुछ चीजें भी यहां पे मैं बता देता हूं, जब भी अगर आपको यूज आता है यूनिट के बारे में, तो कुछ सिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, आप लोग सीखने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। इधर लिखेंगे डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, ठीक है। इधर लिखेंगे डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। आप ये चीज को याद रखेंगे, आप इस चीज को याद रखेंगे।
आप इसको ध्यान दीजिएगा, यहां से आपका स्टार्ट होगा, ठीक है, आपको यहां से स्टार्ट होगा। इसको मैं 10 लेके चलूंगा, ये 10 है, तो इसको 1 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब ये 100 में फिर आपको क्या करना होगा कि 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब इधर जो होगा ना, मेगा, गीगा, पेटा जो भी होगा आगे, तो इसमें आपका 1000 है, तो फिर इसको 1000 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10 के पावर 6। इधर भी आपका जैसे 10 के पावर 6, तो फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 के पावर 9। ठीक है, ऐसे आप लिख के चलेंगे। मतलब यहाँ पे 10 है, फिर इसी में 10 से, फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद यहां के बाद उधर आप क्या करेंगे कि 10 के पावर 3 से आप उधर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद यहां पे क्या है, डिवाइड करेंगे। जैसे 1/10 हुआ, ये इधर 1/100 हुआ, इधर अब आपके पास 1/1000 हुआ, यहाँ पे 1/10 के पावर 6 होना चाहिए, 1/10 के पावर 9 होना चाहिए, 1/10 के पावर 12 होना चाहिए। मतलब इसमें सिर्फ वैसा ही डिवाइड करना है। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे स्टार्ट मीटर से करते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं मीटर, अगर मैं यहाँ पे मीटर लिख देता हूं तो क्या बोलेंगे, 1 डेकामीटर इक्वल टू कितना होता है, 10 मीटर। 1 हेक्टोमीटर बराबर कितना होता है, 100 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर कितना होगा, 1000 मीटर। 1 मेगामीटर बराबर कितना होगा, 10 के पावर 6। अगर इसी जगह अगर आपसे बोला जाएगा कि 1 डेसीमीटर बराबर कितना होता है, तो 1/10 मीटर। 1 डेसीमीटर बराबर कितना होता है, 1/10 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, तो 1/100 मीटर। 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, तो 1/1000 मीटर। इस तरह से आपको याद रखना होगा। इसी भर में नहीं है, आप देखिए ना, डेकाबाइट, अगर बाइट के हिसाब से चलेंगे, मतलब एमबी के हिसाब से चलेंगे, तो डेकाबाइट, हेक्टोबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट। यानी डेकाबाइट, हेक्टोबाइट, किलोबाइट यानी जो केबी होता है, मेगाबाइट यानी एमबी होता है। समझिए कि ये डेका कितना छोटा है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। ठीक है, यानी 1 डेकाबाइट बराबर 10 बाइट होगा, 1 हेक्टोबाइट बराबर 100 बाइट होगा, 1 किलोबाइट बराबर हो जाए 1000 बाइट यानी 1024 होता है, लेकिन एक अप्रॉक्स हम लोग लेके चलेंगे, मान के चलेंगे। ठीक है, पावर में अगर वाट की बात करेंगे तो डेकावाट 10 वाट, 1 हेक्टोवाट बराबर 100 वाट, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, 1 मेगावाट बराबर 10 के पावर 6 वाट, 1 गीगावाट बराबर 10 के पावर 9 वाट। तो आप अगर इसको याद रखते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर हो जाता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर बस हम लोग यहीं तक रखते हैं और फिर हम लेकर आते हैं नेक्स्ट लेक्चर, और ये लेक्चर को आप कंप्लीट देखेंगे ताकि नेक्स्ट लेक्चर आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो जो भी पॉइंट अगर आपको दिक्कत होगी वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर रिप्लाई देंगे और पूछेंगे कि सर इस पॉइंट के बारे में मुझे दोबारा समझा दीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं आप सभी के लिए नेक्स्ट लेक्चर लेकर।